और आई थिंक बहुत नहीं अपना है कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड आपस में किसके द्वारा जुड़े हो, फास्फोडाइस्टर के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब आप यहाँ देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं, ये वाली मेजर ग्रुप होती है, ये जो ग्रुप होती है माइनर ग्रुप होती है, आगे चीजें आएंगी है ना। शुगर फास्फेट ये बैकबोन है ना। और यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं है ना। ये बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आप देखेंगे। ठीक है, बस अभी तो आपको यही याद रखना है कि ये रहे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम है ना, याद रखेंगे। ये एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है अपना डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है, बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, एब्सोल्युटली राइट। फिर इसे सबसे पहली बार 1869 में फ्रेडरिक मीचर ने देखा था या खोजा था, और इसे न्यूक्लियन नाम दिया था डीएनए को। और ये रहे फ्रेडरिक मीचर, देखेंगे अपना 1953 में डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ये डबल हेलिक्स मॉडल है, इसमें कुछ चीजें देख सकते हैं। यहाँ पर 10 भी इसमें 34 एंगस्ट्रॉम रहते हैं, जबकि अगर इन दोनों के बीच में देखेंगे तो ये 3.4 एंगस्ट्रॉम रहता है ना, ये दिया भी है, तो ये आप याद रखेंगे। और आप ये याद रखें 20 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है। ठीक है, माइनर ग्रुप मेजर ग्रुप बाद में आएगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मॉडल एक्स रे डिफरेंशिएशन है ना, जो अभी आधारित था, जो अपन ने अभी जस्ट देखा है, ये वो है ना। तो जो विल्किंस और रोजलिन फ्रैंकलिन ने देखा था है ना, ये आप याद रखेंगे, ये मैडम थी। नेक्स्ट है जो चारगाफ का जो नियम है, बेस इक्वावेलेंस रूल पर आधारित है, जितना एडिनिन होगा उतना से करके ये बराबर रहेंगे, प्यूरिन पिरिमिडिन के बराबर रहता है, ऐसा है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि जैसे एक यहाँ दे दिया है, यदि डबल स्ट्रैंड डीएनए में साइटोसिन 20% है तो एडेनिन की मात्रा होगी 30%। कैसे होगी? साइटोसिन किससे जुड़ा होता है? ग्वानिन से। एडेनिन किससे जुड़ा होता है? थायमिन से। तो ये 20% है तो 20% ये भी होगी, तो कितनी होगी? 40%। अपन को कितनी बनाना है? 30 + 30 बराबर 68%। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास, यदि डीएनए के एक स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस ये दिया है ATG CA TG CA, तो उस कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सीक्वेंस क्या होगा? तो हम देखते हैं, एडेनिन की जगह थाइमिन, साइटोसिन की जगह ग्वानिन, ग्वानिन की जगह साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन है ना, एडेनिन थाइमिन, तो ये बन जाएगा। और ये बना भी है। अगर वो कभी ऐसा पूछ दे कि एमआरएनए पे क्या बनेगा, तो यहाँ पर थाइमिन के स्थान पे क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा है ना, थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल आ जाएगा। तो दोनों देख लेना, अभी तो आप इतना देखो। सर ये एक नेक्स्ट बार है, और बताओ। चलो मैं एक बार और बताता हूँ। वो पूछ रहा है कि अगर डीएनए के स्ट्रैंड पे जो बेस पेयर होते हैं, 1 मिनट है ना, देखो अभी मैंने ऊपर क्या समझाया था आपको याद हो तो, एडेनिन हमेशा किससे जुड़ेगा? थाइमिन से। और साइटोसिन या ग्वानिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से। ये इधर हो इससे मतलब नहीं है। तो एडेनिन के लिए क्या आएगा? थाइमिन आएगा। साइटोसिन के लिए आएगा ग्वानिन आएगा, ग्वानिन के लिए आएगा साइटोसिन, थाइमिन के लिए आएगा ये थाइमिन, ये साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन। तो ये सीक्वेंस बन गया है कि मान लो एमआरएनए के पे क्या सीक्वेंस बनेगा है ना, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, तो हम क्या करेंगे? थाइमिन हटा के क्या जोड़ देंगे? यूरेसिल जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आरएनए से डीएनए बनता है। वैसे तो हम देखते हैं डीएनए से आरएनए बनता है,
लेकिन वो बोल रहा है डीएनए से आरएनए के सिंथेसिस की, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसको बाल्टीमोर ने बताया था, है ना, ये आप याद रखेंगे। और डीएनए भी कौन सा बनता है, सी डीएनए बनता है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, काइमेरिक डीएनए भी कहा जाता है। हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है, बेसिक होती है और पॉजिटिवली चार्ज होती है। हिस्टोन प्रोटीन के लिए हमने बहुत सारी बार कई सारी चीजें बताई हैं। हिस्टोन प्रोटीन अपन देखेंगे 5 होती हैं, है ना, H2A, H2B, H3 और H4, और एक जो होती है ये लिंकर प्रोटीन होती है H1, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्रोमेटिन में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर वीड ऑन स्टिंग, मोतियों की माला जैसी संरचना दिखती, जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्रोमेटिन की हायर लेवल पैकेजिंग के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उन्हें नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन भी कहते हैं, है ना, एक्स्ट्रा प्रोटीन। नेक्स्ट है अपने पास डीएनए एक पॉलीमर है जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ठीक है, ये रहे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, बहुत सारे, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाता है। नेक्स्ट वन है हिस्टोन पॉजिटिव भी 4 बेसिक, ठीक है, ये हो गया था अभी। जस्ट बैक्टीरियोफेज लैम्डा, डीएनए की लंबाई और बेस पेयर कितने, लंबाई नहीं, लंबाई के लगभग कितने बेस पेयर हैं, 48,502 बेस पेयर होते हैं, या इनको बोल सकते हैं 48.5 किलो बेस, है ना, ये भी बोल सकते हैं, याद रखो कभी आ सकता है। ये रहा बैक्टीरियोफेज, ठीक है, और ये इनके। नेक्स्ट है जस्ट अभी मैंने आपको बताया हेलिक्स में 2 बेस पेयर के बीच की दूरी, है ना, ये वाले बेस पेयर के बीच की दूरी हम इसको क्या बोलते हैं, 0.34, 10 के बीच की दूरी ये हो जाती है, ठीक है, चौड़ाई मैंने आपको अभी बताई थी। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेंट्रल डॉगमा का प्रस्ताव फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, है ना, वॉटसन नहीं, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। सेंट्रल डॉगमा में होता क्या है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। से जब आरएनए बनता है तब हम उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से जब प्रोटीन बनती है तब हम इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन ट्रांसलेशन होता है, जबकि आरएनए डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन। अगर मान लो कभी आरएनए से डीएनए बनता है तो इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आप याद रखेंगे ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए बन रहा है ना, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है अपने पास ह्यूमन डी जो डीएनए का डिप्लॉयड कंटेंट्स होता है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास आरएनए में, आरएनए में क्या, आरएनए में होता है और डीएनए में, ये तो सरल ही है, यूरेसिल। यहाँ कुछ चीजें देखने अंतर होता है, आप देखेंगे डीऑक्सी राइबोज और राइबोज में क्या अंतर होता है, देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ओ एच जुड़ा है जबकि यहाँ नहीं जुड़ा है ना, ये चीज आप याद रखेंगे। और कभी कभी आएंगी अभी चीजें, मैं आगे बताता हूँ, है ना, इनसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप देख लेना कल परसों पेपर उठा के। न्यूक्लियोटाइड चेन का बैकबोन किसका बना होता है, फॉस्फेट से बना होता है, किससे बना होता है, फॉस्फेट से। अब यहाँ हम देखते हैं, देखो 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, है ना, किससे जुड़े होते हैं, जस्ट अभी अपन ने शुगर देखी थी, ये क्या है, बेस है। और बेस कौन से होते हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यानी प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्योर मैंने आपको बताया था, प्योर गोल्ड बताया था ना, प्योर गोल्ड करके ही बताया था ना। प्यूरिन में क्या होता है, आ, मैंने आपको प्योर गोल्ड करके क्या है बताया था, प्यूरिन में ग्वानिन होता है, साइटोसिन बताया था कुछ, और कट द पाई,
पिरिमिडीन में होता है साइटोसिन, थायमिन और यहाँ गोल्ड यहाँ पर ऐसा है कि ग्वानिन होता है और एडेनिन होता है ना। प्योरा गोल्ड ऐसे कुछ था फॉर्मूला, याद मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। एडेनिन और ग्वानिन होता है, ठीक है। ठीक है, प्योर एज गोल्ड था, हाँ मैं भूल गया था। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है जो याद रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर हम देखेंगे नाइट्रोजन कहाँ जुड़ा होता है, 1 पे, 3 पे, 7 पे और 9 पे। 1 3 7 9 किसमें, मीन्स में एडेनिन पे। ऐसे ही आपसे ग्वानिन में कहाँ पर जुड़ा होता है, 1 3 7 9, ठीक है, ये तो सेम ही है। तो हम क्या बताएंगे कि जो नाइट्रोजन होता है ना, प्यूरिन में कहाँ जुड़ा होता है, 1 3 7 9 पे। लेकिन पिरिमिडीन में हम देखेंगे तो 1 पे जुड़ा है और 3 पे जुड़ा है, 1 पे जुड़ा है और 3 पे, 1 पे 3, तो हम याद रखेंगे 1 और 3 पे जुड़ा होता है नाइट्रोजन पिरिमिडीन में, याद रखेंगे। मैंने क्वेश्चन भी, ये डायग्राम भी वही रखे हैं जो अच्छे हैं, है ना। नेक्स्ट है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर के बीच जो बॉन्ड होता है इनको एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर के बीच का बॉन्ड होता है, इसको एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं या बॉन्ड कहते हैं। तो देखो यहाँ पर ये भी पूछा जाता है कि फ्यूरिन में किससे जुड़ा होता है, तो हम देखेंगे कार्बन का फर्स्ट और नाइट्रोजन का 9, है ना। तो ये नाइट्रोजन का पिरिमिडीन के केस में, फ्यूरिन के केस में सॉरी, ये 9 कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है शुगर का, है ना, ये जुड़ा हुआ है। और किसके द्वारा ये बॉन्ड बन रहा है, इसको बोल रहे हैं बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना, बीटा। जबकि अगर हम इस केस में देखते हैं, है ना, ये है पिरिमिडीन के केस में, अच्छा ये तो सेम ही है, तो यहाँ बना नहीं है। पिरिमिडीन के केस में देखेंगे तो एक इससे फर्स्ट से और इसका फर्स्ट से ही जुड़ा होगा, ठीक है, फर्स्ट कार्बन का फर्स्ट से। नेक्स्ट है अपने पास न्यूक्लियोसाइड के बीच 5 प्राइम ओएच के साथ पाए जाने वाले बॉन्ड को हम फास्टर बॉन्ड कहते हैं। ये जो बॉन्ड है वो डाइस्टर बॉन्ड है, कहाँ पर, 5 प्राइम के ओएच से जुड़े हुए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। 5 मेथाइल यूरेसिल को हम थायमिन बोलते हैं, तो ये यूरेसिल है ना। और ये 5 मिथाइल, है ना। तो यहाँ पर अगर 5वें कार्बन पे क्या जुड़ जाए, मिथाइल समूह जुड़ जाए, तो ये बन जाता है थायमिन। 5 मिथाइल यूरेसिल, है ना, ये 5 मिथाइल यूरेसिल है, ये क्या बना रहे हैं, थायमिन बना रहे हैं। ये ओनली यूरेसिल है, सॉरी, ये 5 मिथाइल है ना, तो ये थायमिन बना रहे हैं। सेंट्रल डॉगमा जस्ट बताया था मैंने, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए, एमआरएनए बोलता है, हालांकि आरएनए बोल देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, जैसे भी है आप याद रखें। ये क्वेश्चन है, हिस्टोन के मुख्य अमाइनो एसिड कैसे होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन रिच होते हैं। लेकिन इसमें भी एक क्वेश्चन है कि जो H1 लिंकर्स होते हैं ये केवल लाइसिन रिच होते हैं, अभी पूछ लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है, उससे हमें ज्यादा खास वो नहीं है। H2A स्लाइटली लाइसिन रिच होते हैं, ऐसे H2 भी स्लाइटली लाइसिन, यानी अपन बोल सकते हैं कि जो H2A और H2B होते हैं ये लाइसिन रिच होते हैं स्लाइटली, है ना। जबकि H3 और H4 क्या होते हैं, आर्जिनिन रिच होते हैं। तो ये भी कभी क्वेश्चन आ जाता है, हम इसको 3 स्टार दे सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट के केस में कभी पूछ सकते हैं। देख लेना, मैंने जो भी पढ़ाया है पेपर आने के बाद आप बताएंगे कि हाँ सर। और निगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के चारों ओर लिपटा रहता है, जिसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये H1 लिंकर डीएनए से जुड़ा हुआ है, इसमें कितना टर्न होता है, 1.8 टर्न होता है। इसकी जो हाइट बताई है या जो कितनी है, 55 एंगस्ट्रॉम होती है, ये पूरा न्यूक्लियोसोम में पाई जाने वाली क्रोमेटिन की रिपीटेड स्ट्रक्चर होती है। न्यूक्लियोसोम में क्या होते हैं, न्यूक्लियस में पाई जाने वाली क्रोमेटिन की
रिपीटिंग स्ट्रक्चर होती है। तो ये देखो, ये केंद्रक, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक में से गुणसूत्र निकाला, गुणसूत्र से ये वीड लाइक स्ट्रक्चर मिल रही है, न्यूक्लियोसोम बोल रहे हैं, इसको भी हमने और ओपन करा, स्टोन प्रोटीन मिला, और ओपन करा, डीएनए मिला, और ओपन करा तो न्यूक्लियोटाइड्स मिले, है ना, कई सारी चीजें। क्रोमेटिन सबसे अधिक कॉइल्ड और कंडेंस्ड अवस्था में मेटाफेज में होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अच्छा एक क्वेश्चन, प्रोटीन हेलिकल स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं या स्थिर करते हैं। तो प्रोटीन हेलिकल को, ये देखो हेलिक्स बने हुए हैं, लेकिन इसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहे हैं, है ना, नहीं तो ये। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन, डीएनए डबल हेलिक्स में प्रत्येक बेस पेयर, ठीक है, ये दो बार रिवाइज हो गया। ये भी होता है, ये भी दो बार है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है हमेशा, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ नहीं लिखा, और ये हमेशा बराबर होते हैं। यूकैरियोटिक में पैकेजिंग का मुख्य तरीका न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये फिर से आ गया है ना, हालांकि बार बार आ रहा है लेकिन हमें याद रखना है। नेक्स्ट है हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव के बीच, हेट्रोजाइगस ये रहा, रिसेसिव ये रहा, इनके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो इसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ये देखो, ये तो होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, लेकिन नहीं, अभी ये टेस्ट क्रॉस नहीं बोला जाएगा। टेस्ट क्रॉस कब बोलेंगे इसको, ये अपन ने ले लिया हेट्रोजाइगस और ये होमोजाइगस ले लिया, वो भी रिसेसिव होमोजाइगस, तो हम इसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। इसका जो रेशियो आता है 1:1 आता है मोनोहाइब्रिड के केस में। अगर डाई हाइब्रिड होता तो 1:1:1:1, 4 बार 1:2 आ जाता है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। देखो, यहाँ पर बैक क्रॉस में और टेस्ट क्रॉस में कुछ अंतर है, मैंने बहुत समझ के बनाए हैं ये नोट्स। अगर हम F1 हाइब्रिड को उसके किसी भी पेरेंट से क्रॉस करा दें, चाहे वो रिसेसिव हो या कुछ कोई भी हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस बोलते हैं। डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी, यानी हम सीधा कह सकते हैं बैक क्रॉस, नहीं, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस हो सकता है ना। देखो अभी, जबकि हम टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, केवल होमोजाइगस रिसेसिव, अगर हम रिसेसिव से पेरेंट से क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो ही वो टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। तो बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस हो सकता है, पर टेस्ट क्रॉस बैक नहीं हो सकता है। अभी जस्ट देखते हैं, जीन कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य होता है, जबकि जीनोटाइप का पता करना, है ना, डोमिनेंट है कि हेट्रोजाइगस है, इसका मेन मोटिव होता है ना, बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस का दोनों का। पेरेंट कैसे हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, जबकि यहाँ केवल रिसेसिव मिलेंगे। रिजल्ट रेशियो निश्चित नहीं है ना, जबकि यहाँ पर निश्चित है 1:1। बैक क्रॉस दो प्रकार का होता है, डोमिनेंट बैक क्रॉस और रिसेसिव बैक क्रॉस। रिसेसिव वालों को अपन टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं। बैक क्रॉस एक विशेष प्रकार है ना, उदाहरण ये देख सकते हैं। हम देख रहे हैं पी प्लांट में डार्कनेस एक रिसेसिव कैरेक्टर है, हम देखते ही हैं, जब हम टाल वाले प्लांट का डॉर्फ वाले प्लांट से क्रॉस कराते हैं तो हमें स्मॉल वाले वो टाल वाले प्लांट मिलते हैं फर्स्ट जनरेशन में सभी, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। और ये क्वेश्चन आता रहता है, रिसेसिव एपिस्टेसिस का जो फिनोटिपिक रेशियो है 9:3:4 होता है, रिसेसिव एपिस्टेसिस, है ना। रिसेसिव एपिस्टेसिस और डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या है, रिसेसिव एलील्स किसी भी इफेक्टों को क्या करते हैं, छुपा देते हैं, जबकि डोमिनेंट क्या होते हैं, दूसरे जीन के प्रभाव को छिपाते हैं, है ना। ये किसी किसी दूसरे जीन के प्रभाव को छिपाते हैं, अगर रिसेसिव किसी दूसरे प्रभाव को छिपा देते हैं, जबकि डोमिनेंट एलील किसी दूसरे जीन के प्रभाव को छिपा देते हैं, डोमिनेंट जीन होते हैं। थोड़ा सा अंतर नहीं समझ में आ रहा है।
चलो देखते आगे आएगा। जैसे यहाँ पर हाइपोस्टैटिक जीन इन्होंने बताया, वह जीन जिसका प्रभाव दब जाता है, जबकि वह जीन जिसका प्रभाव, इन दोनों सेम सेम लिखे हैं आई थिंक। वह जीन जिसका प्रभाव दब जाता है, जिस पर प्रभाव होने से आई थिंक, चलो ये तो आई थिंक हो गया होगा। रेशियो हम याद रख लेते हैं 9:3:4, जबकि डोमिनेंट का होता है 12:3:1। ठीक है। होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होती है ये, जबकि डोमिनेंट में कंडीशन ये होती है। तो ये दोनों याद रखेंगे। टेस्ट डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस मैंने आपको ये बताया, आप याद रखें। क्रॉसिंग ओवर का जो परिणाम होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हम देख रहे हैं क्रॉसिंग ओवर में ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है। इसका मटेरियल इधर एक्सचेंज हो जाता है, इधर का इसका देखो ये पार्ट इधर आ गया, ये इसको हम क्रोमोसोम्स बोलेंगे। अब ये कैसे हो गए, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स बन गए। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट डोमिनेंस अनुपस्थित होता है ना। तो ये मिराबिलिस जलापा में, जिसको 4 o'clock प्लांट कहते हैं। कैसे होता है देखेंगे। एक रेड कलर का फ्लावर लिया, एक व्हाइट कलर का फ्लावर लिया, जब दोनों को हमने क्रॉस कराया तो होना चाहिए था रेड, लेकिन रेड नहीं हुआ, यहाँ पिंक आया। तो इसीलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, या कंप्लीट डोमिनेंस अनुपस्थित बोलो या इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलो, एक ही बात है। नेक्स्ट है, अच्छा सभी लोग हैं, सभी को प्रॉपर समझ में आ रहा है क्या? यस सर। कभी लोग जुड़े आज तो, चलो जो भी है। नेक्स्ट है फादर ऑफ जेनेटिक, हमने देखा है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, मेंडल को ही बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर की इकाई हम किसको बोलते हैं, रेकॉन को बोलते हैं। तो ये देखो सिस्ट्रॉन होते हैं, रेकॉन होते हैं, म्यूट्रॉन होते हैं। तो ये क्रॉसिंग ओवर की इकाई हम जनरली किसको बोलते हैं, रेकॉन को बोला जाता है। हाइब्रिड को रिसेसिव स्टॉक से क्रॉस करने को क्या कहते हैं, अरे ये हो गया अभी जस्ट है। डोमिनेंट एपिस्टेसिस में ये रेशियो हम याद रखेंगे, अभी जस्ट बताया था। नेक्स्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस रहता है। गार्डन पी के 7 कैरेक्टर्स जिन्हें मेंडल ने चुना 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पर थे, है ना, 4 गुणसूत्रों पर थे। कौन कौन से, जैसे पहला क्रोमोसोम्स नंबर पे क्या क्या था, फ्लावर कलर और सीड कलर। फोर्थ नंबर के क्रोमोसोम्स पे क्या था, फ्लावर पोजीशन, पॉड पोजीशन और प्लांट हाइट। पूछ लेते हैं कभी डायरेक्ट, मैं अभी 2 बार रिवाइज करवाऊंगा। क्रोमोसोम नंबर 5 पे क्या था, पॉड कलर, जबकि क्रोमोसोम नंबर सीड शेप। अपने पास क्या है, क्रोमोसोम 1 4 5, कॉमा नहीं लगाना, ऐसे कॉमा लगा सकती है निकाल, 1 4 5 7, 1 4 5 7। 1 वाले पे फ्लावर कलर सीड कलर, 4 वाले पे फ्लावर पोजीशन शेप पॉड और प्लांट हाइट, 5 वाले पे पॉड कलर और 7 वाले पे सीड शेप। फिर से देखो, पहली बात तो मेंडल जो है इन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे, और इनके जो 7 कैरेक्टर थे क्रोमोसोम्स के 4 पेयर क्रोमोसोम्स पे थे। कौन कौन से क्रोमोसोम नंबर थे, 1 4 5 7। ठीक है, 1 4 5 7। 1 वाले पे फ्लावर कलर सीड कलर, और 4 वाले पे फ्लावर पोजीशन शेप पॉड और प्लांट हाइट। 4 वाले पे ही ज्यादा है, बाकी के पे तो आपको ज्यादा याद करना नहीं है। पॉड कलर है, पॉड मतलब 5वें पे पापा आ रहा है देखो ना, 5 पॉड। ठीक है। सीड 7 है ना, सीड 7। 4 पे फ्लावर भी आ रहा है, आपको ये याद करना है बस, दो कैसे भी करके याद रख लो। नेक्स्ट है F1 हाइब्रिड को डोमिनेंस होमोजाइगस पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तब हम बैक क्रॉस, ये मैं अभी आपको समझा ही चुका हूँ, तो इसमें बार बार आप ही किया है तो कोई इश्यू नहीं है। पासिंग ऑफ लाइक क्वांटिटीज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इसको हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 1 मिनट।
ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, जिन एंजाइम से प्रभावित नहीं होती वो कौन से हैं? आरएनएज है, पेप्टाइडेज है, लाइपेज है, याद रखेंगे। डीएनएज क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, क्योंकि डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है। डीएनए ही वह ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल है जो आर स्ट्रैंड से क्या बनाता है? एस स्ट्रैंड के लिए आवश्यक होता है। तो डीएनए जाएगा, इसको क्या कर देगा? ब्रेक डाउन कर देगा, चीजें नहीं होंगी, डिस्ट्रॉय कर देगा। यदि किसी वायरस का डीएनए P32 है, फास्फोरस 32 से, और प्रोटीन को इन्होंने S50, आपको पता ही होगा डीएनए के केस में फास्फेट रहता है ना, और प्रोटीन में सल्फर होता है, तो इन्होंने यहाँ लेबलिंग कर दी। लेवल हो तो ट्रांसडक्शन के बाद बैक्टीरियल के अंदर पाया जाएगा P32 डीएनए ओनली। ठीक है, कैसे होगा आगे भी देखेंगे। देखो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। अब इन दो बैक्टीरिया फेज लिए, एक को इन्होंने प्रोटीन से कोड करा S35, और इन्होंने जेनेटिक मटेरियल को कोड करा, लेवल करा, कोड नहीं, 32P से, है ना। फिर इन्होंने यहाँ पर इन्फेक्शन करवा दिए सेल्स में। तो जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर नो रेडियो एक्टिव 35 डिटेक्टेड, तो इसमें क्या है? जेनेटिक मटेरियल आता है, आपको पता होगा, वो तो है ही नहीं। प्रोटीन से उन्होंने कोड किया था, तो प्रोटीन तो जाता नहीं है इन्फेक्शन के लिए, जबकि यहाँ पर देखा तो इनको ये मिले, है ना, रेडियो एक्टिव तत्व ये मिले प्रेजेंट। तो उनको पता चल गया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। ये एक्सपेरिमेंट किया था हर्शे और चेस ने। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है कहाँ पर? टीएमवी वायरस में। अब टीएमवी वायरस की भी कहानी थोड़ी सी सुन लो। ये 3000 एंगस्ट्रॉम, है ना, लंबाई का होता है, और निडिल लाइक होता है। इसकी चौड़ाई 180 एंगस्ट्रॉम या 170 एंगस्ट्रॉम भी लिखा होता है। इनकी यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं, और इन कैप्सोमियर की 2130, नहीं सॉरी, 2130 कैप्सोमियर यूनिट का बना होता है। तो हम ये भी याद रखेंगे। इसका जो अंदर का डायमीटर है वो 40 एंगस्ट्रॉम है, ये भी याद रखेंगे। बाहर की इसकी जो बताई है 180 एंगस्ट्रॉम, है ना, ये है ये। ठीक है, अब भी जस्ट देखा था। आर स्टेन बैक्टीरिया से एस स्टेन में ट्रांसफॉर्मेशन रोकने वाला एंजाइम डीएनएज है। डीएनए में एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मुख्य रूप से परिभाषित होता है। तो हम देखो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमें क्या क्या मिलता है? प्रमोटर मिलता है, स्ट्रक्चरल जीन मिलता है, और टर्मिनेटर मिलता है। तो हमने देखा यहाँ पर ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, हमें यहाँ प्रमोटर भी दिख रहा है, स्ट्रक्चरल जीन भी दिख रहे हैं, और टर्मिनेशन भी दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ ठीक है। बेस्ट जेनेटिक मटेरियल वह होता है जो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में टेम्पलेट के रूप में काम कर सके। ऐसे ही इन्होंने बताया, यदि डीएनए के एक सेगमेंट में 20,000 शेयर हैं, तो उसमें फास्फोरेट की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी इन्होंने बोला है, तो इसकी संख्या 40,000 है। फास्फोरेट की संख्या तो 20 पेयर में, हाँ डबल हो जाएगी ना 20 पेयर में। पॉलीन्यूक्लियोटाइड डुप्लीकेशन डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रिपल कोडॉन रिकॉग्निशन में भाग लेता है कौन से अणु? टीआरएनए। देखो इन्होंने कहा पॉलीन्यूक्लियोटाइड डुप्लीकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रिपल कोडॉन रिकॉग्निशन, इन सब में कौन भाग लेता है? टीआरएनए। ये जो टीआरएनए, ठीक है, ये सारे काम करता है। जस्ट अभी अपन ने पढ़ा था। एवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने सिद्ध किया कि ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल डीएनए है। अभी हर्शे और चेस का भी पढ़ा था, तो हम तीनों में अंतर बता देंगे ताकि आपको पता चले। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने देखा था ग्रिफिथ ने पता चलाया था कि, मतलब ऐसे कंफर्म नहीं हुआ था, पर हाँ इन्होंने कहा बैक्टीरिया में कुछ तो होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है ना।
तो यहाँ इन्होंने एक निमोनिया नहीं उत्पन्न करने वाले लिए थे और एक निमोनिया उत्पन्न करने वाले, स्मूथ है ना स्टेन वाले और रफ स्टेन वाले। तो देखा इससे कोई निमोनिया नहीं हुआ, इससे निमोनिया हो जाता है। फिर क्या करते हैं, इसको गर्म करके है ना फिर इंजेक्ट करते हैं, तो चूहे को निमोनिया नहीं होता है। फिर ये क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करके फिर वापस से लगा देते, चूहे को निमोनिया हो जाता है। इससे यही सिद्ध हुआ कि जो ये मटेरियल था ये ट्रांसफॉर्म होके स्मूथ स्टेन वाला बना लिया, पर ये नहीं पता था इनको क्या होता है। तो फिर आए एवरी, मैकार्टी और मैक्लियोड, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है ना, लिपिड, शुगर, इन्होंने बहुत सारी चीजें ली है ना, प्रोटीन लिया और आरएनए ऐड किया है ना। और यहाँ पर कैसे समझाएं, अभी मैं आपको नीचे समझा दूंगा है ना, इनके डायग्राम है ये, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है। तो देखो यहाँ पर तीनों के एक्सपेरिमेंट है। ग्रिफिथ ने सबसे पहले किया था प्रैक्टिकल है ना, और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे किया था। दोनों लिए थे, एस स्टेन और आर स्टेन वाले। एस स्टेन वाले निमोनिया उत्पन्न करते थे, हीट किल किया एस स्टेन को, फिर बाद में इसके साथ डेथ हो गई। तो इन्होंने बताया था कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मौजूद है जो आर स्टेन को एस स्टेन में बदलता है, बस ऐसा कहा कि ये नहीं पता चला था डीएनए। फिर इन्होंने फिर एक और वैज्ञानिक आए, एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी। इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे काम किया और इन्होंने डीएनए से ट्रीटमेंट करने पर इन्होंने देखा कि वहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हुआ ही नहीं है ना। तो इन्होंने ये बोला कि देखो कि जो डीएनए से हमने ट्रीटमेंट करा इसलिए इनमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, इसका मतलब यही है कि डीएनए क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ऐसा इन्होंने बताया। लेकिन अभी तब भी तसल्ली नहीं हुई वैज्ञानिकों को, उन्होंने कहा नहीं पता फिर सही में ही डीएनए। फिर हर्शे और चेस आए 1952 में, इन्होंने वही फिर काम किया, बैक्टीरियोफेज लिया, इकोलाई लिया, और इन्होंने क्या करा कि फास्फोरस 32 लिया और सल्फर 35 लिया है ना, ये डीएनए के केस में और ये आरएनए के केस में, इनको लेवल्ड कर दिया है ना। फिर क्या किया, फिर बाद में जब इंडिकेट हुआ तो डीएनए के पास इनको ये वाले मॉलिक्यूल्स दिखे फास्फोरस वाले, तो इनको पता ही चल गया कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए ही है ना, जो हेरिडिटी मटेरियल है, ऐसा हो गया। हर्षे और चेज का प्रैक्टिकल अभी बता भी देंगे, ये है बढ़िया। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट किया गया बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है ये। अब हम देखते हैं हर्षे और चेस के प्रयोग में रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, ये दोनों याद रखने वाली चीजें हैं, कभी ये पूछ देते हैं डायरेक्ट। हर्षे चेज एक्सपेरिमेंट का तीसरा स्टेप था सेंट्रीफ्यूगेशन करना, ये सब कर लिया, फिर इन्होंने सेंट्रीफ्यूज करा, तब जाके इन्होंने सेपरेट हुए ये सब। नेक्स्ट है मिशेल्सन और स्टाल के एक्सपेरिमेंट में प्रयुक्त डेंसिटी ग्रेडियंट था सीजियम क्लोराइड। ये मिशेल्सन और स्टाल का भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, डेंसिटी ग्रेडियंट क्या था, सीजियम क्लोराइड। आगे आएंगी चीजें तो पता चलती जाएंगी। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड में फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है एक शुगर के 3' OH और अगली शुगर के 5' OH से, ये भी आप याद रखेंगे है ना। देखो यार, ये 5' OH है और ये 3' OH है, वो बोल क्या रहा है कि फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है शुगर के 3' OH से अगली शुगर के 5। तो शुगर कहाँ पर है, ये शुगर है ना, ये 5' से जुड़ा है, ये 3' से जुड़ा है, ठीक है। ये पूरी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट है, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में डीएनए हेलिक्स की लंबाई लगभग 200 बेस पेयर होती है ना। डीएनए के डबल हेलिक्स का प्रस्ताव व्हाट्सएप और क्रिक ने दिया था, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की पहचान से सिद्ध क्या हुआ, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए में निहित होती है ना, ये चीजें इन्होंने बताई। और वैज्ञानिक जिन्होंने प्रयोग द्वारा क्या सिद्ध किया, जेनेटिक की जेनेटिक डीएनए जेनेटिक मटेरियल है सबसे पहले है ना, ग्रिफिथ ने बताया था है ना, बाद में एक्सपेरिमेंटल किया। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव नेचर का प्रयोग किसने दिया था, मिशेल्सन और स्टाल ने दिया था, ये भी चीजें आप याद रखेंगे। देखो ये कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन है एक डीएनए से दो डीएनए बनना, ऐसा है ना।
एक डॉटर डीएनए है, फिर डॉटर डीएनए से ऐसे बनता है, ये इन्होंने दिया था। तो डिसरप्टिव में क्या था कि आधा डीएनए का पार्ट दूसरा होता है, आधा, ये भी नहीं था। सेमी कंजर्वेटिव में इन्होंने बताया कि एक पेरेंटल का रहता है और दूसरा यहाँ पर नए डॉटर्स का बनता है। ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल था और यही सबसे, और ये इन्होंने प्रैक्टिकल करके भी बता दिया कि किस तरीके से जो पेरेंट्स का जो डीएनए होता है वो डॉटर्स में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है अपने पास जैकब मोनार्ड को नोबेल प्राइज उनके किसके लिए मिला था, उनका ओपेरन मॉडल दिया था, उस कार्य के लिए इनको मिला था। और यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, मैं समझा देता हूँ अभी, है ना। ऑपरेंट मॉडल में हम देखते हैं ये इंड्यूसर है, ये प्रमोटर है ना, और ये रिफ्रेशर है। और यहाँ पर तीन जीन होते हैं, यहाँ देखेंगे जेड वाई ए, तीनों को याद रखेंगे, है ना। जेड क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई क्या बनाता है, परमिएज, और ए क्या बनाता है, ट्रांसलेशन ट्रांस एसिटिलेज। तो आप इनको याद रखेंगे, मैंने यहाँ पर भी लिखा है, ध्यान रखेंगे। जेट लेगजेट, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई परमिएज, और एसिटल ट्रांस एसिटलेज। तो आप कैसे भी करके इनको याद रखेंगे, आता ही आता है। हर्शे और चेज के प्रयोग में सिद्ध हुआ कि जेनेटिक डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, क्योंकि रेडियो एक्टिव फास्फोरस सेल के अंदर पाया गया। ठीक है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में केवल हीट किल एस स्टेन को माइस में इंजेक्ट किया जाए तो माइस जीवित रहते। ठीक है, ये चीजें तो कॉमन है। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, मैंने बताया था पीएनए था, कई बुकों में आरएनए दिया है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लिक एसिड करके, है ना, राइबोज न्यूक्लिक एसिड करके आता है, पॉलीपेप्टाइड न्यूक्लिक एसिड, या कुछ ऐसे नाम हैं, मैंने आपको बताया था। जीवन की प्रारंभिक क्रियाएं आरएनए के चारों ओर विकसित हुई, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है आरएनए जीनोम वाले वायरस तेजी से इवॉल्व करते हैं, क्योंकि आरएनए कंपैरेटिवली क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए म्यूटेशन रेट क्या होती है, हाई होती है, वहां पर हाइड्रोक्सिल समूह ज्यादा रहता है ना। आरएनए के बेस डीएनए के समान होते हैं, केवल ये अंतर है कि थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, स्टार्टिंग में ही बताया था। न्यूक्लिक एसिड फ्रेडरिक मिश्चर ने खोजा था, है ना। राइबोसोम के निर्माण में कैटालिस्ट की तरह कौन काम करता है, नहीं, तरह काम करता है, और पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। जेनेटिक आरएनए का मुख्य कार्य एप्लीकेशन, विशेषकर आरएनए वायरस में। आरएनए जो जेनेटिक मैसेज को लेकर चलता है, एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए इसको कहते हैं। आरएनए प्राइमर का उपयोग डीएनए रेप्लिकेशन में होता है ना। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, इकोलाई में मिशेल्सन और स्टाल ने दिया था। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए, इकोलाई में रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए पॉलीमराइजेशन रेट 2000 बेस पेयर पर सेकेंड होती है, याद रखेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन सेल एस फेज में होता है, ठीक है, ये बता चुका हूँ। आरएनए वर्ल्ड डोमिनेंस को दर्शाने वाली स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि ई कोलाई में प्रारंभ में एक डीएनए मॉलिक्यूल्स हो तो 100 मिनट बाद 30 नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे। डीएनए की दो स्ट्रैंड आपस में जुड़ी होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स रेप्लिकेशन के दौरान लैगिंग स्ट्रैंड पे बनते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमराइज होते हैं, याद रखेंगे। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनाना। नेक्स्ट है डीएनए रेप्लिकेशन का, जिस प्रकार हर नई डीएनए मॉलिक्यूल्स में एक स्ट्रैंड पुरानी और एक नई होती है, इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने वाला जो एंजाइम होता है इसको डीएनए लाइगेज बोलते हैं। ये कल मैंने आपको बताया था। डीएनए पॉलीमरेज 3 द्वारा एक काम और होता है, प्रूफ रीडिंग के लिए आवश्यक रिएक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी कहलाती है ना, ये भी याद रखेंगे प्रूफ रीडिंग में पॉलीमरेज। डीएनए अनवाइंडिंग करने वाला एंजाइम है हेलिकेज, है ना।
नेक्स्ट है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, है ना। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को कैटलाइज करता है, यानी केवल 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में। यदि डीएनए की कोडिंग स्ट्रैंड सीक्वेंस ये है तो एमआरएनए पे क्या होगा, वही मैंने बताया था, थायमिन की जगह सब दूर यूरेसिल जुड़ जाएगा, बाकी का मैंने आपको बताया था। फिर इन्होंने कहा यदि डीएनए का सीक्वेंस ये है तो उसके ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए का सीक्वेंस, दोनों ही क्वेश्चन सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल प्रोमोटर रीजन से शुरू होकर टर्मिनेटर रीजन पर समाप्त होता है, उसे हम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कहते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोमोटर रीजन से शुरू होकर टर्मिनेटर रीजन पर समाप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं, है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट है अपने पास ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए का वह साइट जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, इसको हम प्रोमोटर कहते हैं। पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए सामान्यतः बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में हेट्रोजेनस मॉलिक्यूलर आरएनए या जिसको हम बोलते हैं एचएनआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के द्वारा। ये भी याद करने वाली चीज। एंड पर ये जुड़ा होता है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद करने वाली चीज है ना, कैपिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। यूकैरियोटिक में प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट प्रोसेस में क्या शामिल होता है, इंट्रॉन्स का रिमूव या जिसको स्प्लाइसिंग बोलते हैं। 5 प्राइम पे होती है कैपिंग और 3 प्राइम पे होती है टेलिंग। टेलिंग में क्या होता है, पॉली एडिनाइलेशन होता है ना, पॉली एडिनाइलेशन होता है। प्रोकैरियोटिक में जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल का प्रमुख प्रमुख साइट कौन सी है, ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन। ट्रांसफर आरएनए अपने स्पेसिफिक एमाइनो एसिड से जुड़ता है एमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस की सहायता से, ये भी याद रखेंगे। एक ही एमआरएनए से कई प्रोटीन बनने की प्रोसेस पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम द्वारा होती है। ज़्यादा नहीं है पेज, 50 पेज तो लगभग पहुंचने में हम पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। प्रोटीन और एसएनएफ आरएनए एसएनपीएस के असेंबली जो स्प्लाइसिंग को कैटलाइज करते हैं, इसको स्प्लाइसियोसोम बोलते हैं, है ना। आरएनए प्रोसेसिंग का एक प्रोसेस है ये, जो जीन पहले ट्रांसक्राइब्ड और फिर ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाते हैं, उनको जीन फॉर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन में स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक भूमिका जो निभाने वाले आरएनए, इनको आरएनए बोलते हैं या राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड को कोड करने वाला डीएनए का सेगमेंट्स सिस्ट्रॉन कहलाता है। मैच्योर आरएनए में कोडिंग सीक्वेंस एक्सॉन होते हैं, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एमआरएनए को बनाता है, ये मैंने आपको बताया ही था उस दिन, वो भी बताया रो माते करके, ठीक है। कैपिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें 5 प्राइम एंड पर मिथाइल ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ा जाता है, जस्ट मैंने आपको बताया था। डीएनए की कोडिंग स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस है ATT GCATG, तो याद रखेंगे ATT, है ना, GCATG, है ना, यही एमआरएनए का सीक्वेंस ये होगा, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड पूल से एमआरएनए तक लाने वाला आरएनए है टीआरएनए। वो बोल रहा है प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एमाइनो एसिड को एमाइनो एसिड पूल से एमआरएनए तक लाने का, ये रहा एमआरएनए, यहाँ पर सीक्वेंस बने हुए अपन ने देखे अभी। अब इसके पास एमाइनो एसिड कौन लाएगा, तो ये रहा टीआरएनए, इस पे एंटीकोडॉन होते हैं यहाँ से, है ना, तो ये लाने का काम कौन कर रहा है, टीआरएनए कर रहा है। फिर है यूटीआरएस, यानी क्या होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन, इसमें होते हैं एमआरएनए पे। आरएनए से डीएनए से आरएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफर की प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगर आरएनए से डीएनए बने तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है।
पॉलीपेप्टाइड चेन टर्मिनेशन, अगर मान लो ये कोई कोडॉन आ जाते हैं तो वहीं ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाता है। मान लो यहाँ आ गया है ना, जुड़ के UAG आई गया तो यहाँ से स्टॉप हो जाएगा ट्रांसलेशन होना, ठीक है, ये टर्मिनेशन हो जाएगा उसका। यदि डीएनए का, ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। डीएनए में थाइमिन के स्थान पर आरएनए में पिरिमिडीन बेस क्या होता है, यूरेसिल, ये भी मैं बता चुका हूँ। जस्ट डीएनए की, हाँ, डीएनए की एक स्ट्रैंड से आरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, है ना। जैसे यह डीएनए है तो यहाँ पर वो प्रोसेस नहीं चलेगी अपन ने जो वहां देखी थी, फॉक बन जाती है ऐसे, और डीएनए यहाँ पर केवल एक ही इस पे चलेगी प्रोसेस, है ना। न्यूरोस्पोरा क्रासा पर कार्य करते हुए बीडल और टाटम ने सिद्ध किया कि एवरी जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक एंजाइम, यानी वन एंजाइम हाइपोथेसिस बीडल और टाटम ने दी थी, और ये दी थी न्यूरोस्पोरा क्रासा। यूकैरियोटिक में पॉलीमरेज फर्स्ट क्या क्या बनाता है, फर्स्ट मैंने आरआरएनए तो बनाता ही है, इसके साथ आप याद रखेंगे 20S आरएनए, 18S आरएनए, 5.8S। नेक्स्ट है डीएनए का वह सीक्वेंस जो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग साइट प्रदान करता है, उसको प्रमोटर कहते हैं। ट्रिप्टोफैन और मिथ्योनिन एमाइनो एसिड क्या होते हैं, सिंगल कोडॉन द्वारा स्पेसिफाइड होते हैं। प्रोलीन और वेलिन एमाइनो एसिड के लिए कोडॉन क्या है, CCU, है ना, और GUU, तो आप याद रखेंगे दोनों के लिए। GUG भी होता है वैसे। एमाइनो एसिड एक से अधिक कोडॉन कोडेड होते हैं, इसलिए जेनेटिक कोड कहलाते हैं। नहीं, ऐसा बोल रहा है, कुछ एमाइनो एसिड एक से अधिक कोडॉन द्वारा कोड होते हैं, इसलिए जेनेटिक कोड हम उसको डीजेनरेट भी कहते हैं। किसी जीन में सिंगल बेस पेयर एडिशन, डिलीशन या सब्स्टिट्यूशन से होने वाले म्यूटेशन कहलाते हैं पॉइंट म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया क्या है, एक जीन में सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन के कारण होता है, इसलिए ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एमाइनो एसिड के लिए कोड करने वाले कोडॉन्स की संख्या 61 होती है। एक कोडॉन केवल एक ही एमाइनो एसिड को कोड करता है, इसलिए जेनेटिक कोड कैसे होते हैं, अनएम्बिगियस होते हैं। AUG क्या करता है, मिथ्योनिन को कोड करता है, ये कोडॉन भी है। डिलीशन के परिणाम स्वरूप हो सकता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन उत्पन्न होते हैं डिलीशन के साथ भी और इंसर्शन के कारण भी। जेनेटिक यूनिवर्सल है, जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, चाहे बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक सबके। यहाँ पर UUU जो है कोडॉन फेनिल एलेनिन को कोड करता है। टीआरएनए जिन कोडॉन को नहीं पढ़ सकता वो है स्टॉप कोडॉन, या इनको नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। 3 या 3 के गुणन बेस के डिलीशन या इंसर्शन से रीडिंग फ्रेम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नॉनसेंस कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन ये है। आपको मैं नाम बता देता हूँ, ये दो जोकर जैसे दिख रहे हैं ना, तो आप इनको ओकर बोल सकते हैं। बाकी का ये UAG है, तो ये मैंने इसको अंबर करके याद रखा है। बचा एक ओपल, तो आप जैसे भी चाहो याद कर लो, ठीक है। टीआरएनए का ग्लोबल लीफ मॉडल उसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में। जेनेटिक कोड निर्धारित करता है प्रोटीन में एमाइनो एसिड का सीक्वेंस। पहला डेसिफर किया गया कोडॉन एमाइनो एसिड जिसे कोड करता है उसे, ठीक है, ये तो मुझे भी ट्रांसलेशन के दौरान एक्टिवेटेड एमाइनो एसिड का टीआरएनए से जुड़ना कहलाता है चार्जिंग टीआरएनए, या एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी कहा जाता है। एमआरएनए में यूआरएस क्या होता है, यूटीआरएस उपस्थित होते हैं या तो 5 प्राइम एंड के स्टार्ट कोडॉन से पहले या 3 प्राइम एंड पर स्टॉप कोडॉन के बाद, ये भी आप याद रखेंगे। यूटीआरएस पे पाए जाते हैं, यूटीआरएस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एमआरएनए पे। अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े से टफ लग रहे होंगे भले ही, ठीक है। टर्मिनेशन
का ट्रांसफर mRNA न्यूक्लियोटाइड से प्रोटीन यानी पॉलीमर तक होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का वह रीजन जो कोडॉन स्टैंड के 3 प्राइम एंड की ओर स्थित होता है और ट्रांसक्रिप्शन को क्या करता है, समाप्त करता है, इसको टर्मिनेटर बोलते हैं। नेक्स्ट है एमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए को ही कहते हैं चार्जिंग टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन के दौरान एटीपी का प्रत्यक्ष उपयोग होता है एमाइनो एसिड के एक्टिवेशन के लिए। नेक्स्ट है अपने यूकैरियोटिक में पॉलीपेप्टाइड चेन इनिशिएशन के लिए प्रयुक्त अमाइनो एसिड है मिथ्योनिन। ट्रांसलेशन के लिए एलोंगेशन के जो स्टेप में पेप्टाइड बॉन्ड के निर्माण को कैटालाइज करने वाला एंजाइम है पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज है। ये मैं बता चुका हूँ। स्टॉप कोडॉन है, mRNA के 3 प्राइम एंड की ओर स्थित होते हैं, तो ये भी कई बार पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान साइटोप्लाज्म के एमाइनो एसिड पूल से स्पेसिफिक एमाइनो एसिड उठकर राइबोसोम तक लाने वाला जो आरएनए है उसको हम टीआरएनए कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन सिंथेसिस में एमाइनो एसिड का सीक्वेंस निर्धारित होता है एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस द्वारा। नेक्स्ट है पेप्टाइड बॉन्ड के निर्माण में एंजाइम की तरह कार्य करने वाला आरएनए है 23S आरएनए है ना, बैक्टीरिया में। एयूजी कोडॉन का ड्यूअल फंक्शन होता है, एक तो स्टार्ट कोडॉन भी होता है और दूसरा मिथ्योनिन को कोड करता है। ठीक है। एक ही पॉलीपेप्टाइड के लिए एक से अधिक mRNA न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस संभव होना दर्शाता है डीजनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के लेगिंग स्टैंड पे बनते हैं या उस पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ होता है जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन। ऑपरेन एक्सप्रेशन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर से, याद रखेंगे। ऑपरेन एक्सप्रेशन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज किससे बाइंड करता है, प्रमोटर से। जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसलेशन या स्प्लाइसिंग के लेवल पे। स्ट्रक्चरल जीन का जो सीक्वेंस है Z/A है ना, याद रखेंगे। जो जीन पॉलीपेप्टाइड चेन के सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उसको हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। यदि लैक ऑपरन में रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड कर जाए तो स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, है ना। लैक ऑपरन मॉडल में लैक्टोज का क्या काम होता है, इंड्यूसर का, रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करता है। ठीक है। ऑपरन का रेगुलेशन जब रिप्रेसर के माध्यम से होता है तो इसे नेगेटिव कंट्रोल कहते हैं, इंपोर्टेंट है। वे जीन जो स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन को ऑन या ऑफ करते हैं इसको रेगुलेटरी या ऑपरेटर रिलेटेड जीन भी कहा जाता है। लैक ऑपरन में शामिल होते हैं 1 रेगुलेटरी जीन आई, लैक आई है ना, रेगुलेटरी। 3 होते हैं वहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन Z/A और हाँ ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे, रेगुलेटरी और स्ट्रक्चर। लैक ऑपरेन को हम लैक ऑपरेन का इंड्यूसर है लैक्टोज, है ना, और एक्चुअली बताया है यहाँ पर एलोलैक्टोज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का सबस्ट्रेट है लैक्टोज। यदि ई कोलाई में लैक ऑपरेन का Z जीन म्यूटेटेड हो तो बैक्टीरिया केवल लैक्टोज वाले मीडियम में नहीं बढ़ पाएगा, है ना, क्योंकि फंक्शन बीटा गैलेक्टोसाइडेज सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। ये भी चीजें। ह्यूमन जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। ह्यूमन बीइंग में जीन की अनुमानित संख्या 20 से 30 हजार जीन होती है, मैंने कई बार बताई थी। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस की मेथड एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, है ना, सीक्वेंस एनोटेशन। ह्यूमन जीनोम मेगा प्रोजेक्ट में शामिल लगभग
3 × 10⁹ बेस पेयर डीएनए और लगभग 20,000 जीन्स। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत 1990 में हुई थी, है ना। आई थिंक 2003 में कंप्लीट हुआ था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी से निकट रूप से जुड़ा है? ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स से जुड़ा है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सामान्यतः प्रयुक्त वेक्टर था ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, जो सबसे बड़ा वो वेक्टर भी बोलते हैं। HGP में कॉमन यूज्ड होस्ट थे बैक्टीरिया और ईस्ट। पूरी तरह सीक्वेंसिंग किया गया अंतिम ह्यूमन क्रोमोसोम्स था क्रोमोसोम फर्स्ट। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास किया एलेक्स जेफरी ने। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए फ्रेगमेंट्स की पहचान की जाती है ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अंतर पहचानता है किसके द्वारा? सैटेलाइट डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए इनको बोलते हैं। डीएनए 99.9% डीएनए जो होता है वो क्या होता है? सबका सेम होता है, 0.1% कुछ डिफरेंट होता है, उसी से पहचान होती है। डीएनए फिंगरप्रिंट में प्रयुक्त टेक्निक्स सदन ब्लॉटिंग होती है। VNTR पूरा नाम आ जाता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, यही होते हैं सैटेलाइट डीएनए। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म किसका आधार बनाता है? जेनेटिक मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों का। थोड़ा सा और बचा है, घबराएं नहीं। यदि कोई इनहेरिटेबल म्यूटेशन किसी पॉपुलेशन में हाई फ्रिक्वेंसी पर पाया जाता है तो उसे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जीन लिंकेज की खोज TH मॉर्गन ने की। एक ही साथ इनहेरिटेड होना ही लिंकेज के लाभ से हैं। यहाँ पास पास में जीन है तो अगले जनरेशन में भी चले जाएंगे, अगर दूर होंगे तो हो सकता है कि ये लिंक ना हो, है ना। जीन की जो नेचर होती है, महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल प्राइज दिया था TH मॉर्गन को। नेक्स्ट है हिस्टोन 1 न्यूक्लियोसोम से जुड़ना दर्शाता है। डीएनए क्रोमेटिन फाइबर में अधिक कंडेंस्ड अवस्था है। एनिमल सेल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए है rRNA। एक ही आरएनए से बहुत ज़्यादा अगर राइबोसोम जुड़े हैं तो हम उसको पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। यूरिडीन केवल जो आरएनए में पाया जाता है न्यूक्लियोसाइड में, है ना। लैगिंग स्टैंड पे रेप्लिकेशन के दौरान एलोंगेशन होता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट से। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का उपयोग डीएनए रेप्लिकेशन में, ठीक है। एक मिनट, अच्छा मैंने थोड़ी स्टॉप कर दी है। नेक्स्ट है अपने पास न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर यह है कि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, ये कई बार समझा चुका हूँ। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रोमोटर साइट टर्मिनेटर साइट पर स्थित होते हैं, क्रमशः कहाँ पर? 5 प्राइम एंड पे और 3 प्राइम एंड पे, है ना। 3 प्राइम एंड डाउन स्ट्रीम होती है और 5 प्राइम अप स्ट्रीम होती है ना। यूकैरियोटिक में mRNA में एक्सॉन दिखाई देते हैं जबकि इंट्रॉन नहीं, इंट्रॉन स्प्लाइसिंग के दौरान हट जाते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन के 3 चरण कौन कौन से होते हैं? इनिशिएशन होगा, एलोंगेशन होगा और टर्मिनेशन होगा। पीसीआर में भी यही होता है। आरएनए पॉलीमरेज द्वारा कैटालाइज्ड होते हैं ये सारी प्रोसेस, है ना। यदि कोडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए का सीक्वेंस ये है तो अपन ये बनेगा, ये तो कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। mRNA कोडॉन है ये, तो उससे पेयर करने वाले ये बनेंगे, ठीक है। तो उससे पेयर करने वाला tRNA एंटीकोडॉन होगा। देखो tRNA है तो यहाँ थाइमिन आने के तो चांस है ही नहीं, नहीं तो आप सोच रहे होंगे थाइमिन कहाँ है ना। तो यहाँ यूरेसिल के लिए भी A आएगा और इसके लिए A आएगा और ग्वानिन के लिए साइटोसिन आएगा ही, बस इसका प्राइम चेंज हो जाएगा। 3 प्राइम वाला 5 प्राइम पे रहेगा, 5 प्राइम वाला 3 प्राइम पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमेटिन फाइबर अधिक कॉइल्ड और कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बनाते हैं मेटाफेज स्टेज, और वहीं पर हम स्टडी कर लेते हैं। डीएनए स्टैंड में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा। डीऑक्सीराइबोज
और राइबोस दोनों किस शुगर वर्ग के? पेंटोस शुगर होते हैं, आपने देखे ही होगा, है ना, ऐसे बना होता है 1 2 3 4 5। डीएनए हेलिक्स में प्यूरिन बेस हमेशा पिरिमिडीन बेस से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, सी हमेशा जी से। ये है अपना मैंने आपको बताया था पिरिमिडीन है और ये प्यूरिन है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास डीएनए और हिस्टोन का नेट इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। डीएनए निगेटिव होता है और हिस्टोन हमेशा पॉजिटिव होता है। सिकल सेल एनीमिया के बारे में उपयुक्त कथन, मॉलिक्यूलर डिसीज है और ये मलेरिया के प्रति रेसिस्टेंस होते हैं, यानी जो सिकल सेल एनीमिया होता है उनको मलेरिया नहीं होता है। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल ये पीएनए है, ना कि आरएनए, क्योंकि अपने पीएससी वालों ने पीएनए माना था और करवाया भी है मैंने पेपर। डीएनए का डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस एक स्टैंड पर होता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज केवल 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का वह स्टेप जो आरएनए पॉलीमरेज द्वारा विशेष रूप से कैटलाइज्ड होता है उसको हम बोलते हैं एलोंगेशन। जीन एक्सप्रेशन का कंट्रोल मुख्यतः होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। आरएनए के फंक्शन में क्या शामिल है? एमाइनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाना। तो नेक्स्ट है कुछ वायरस में आरएनए को टेम्पलेट बनाकर डीएनए का निर्माण होता है, ऐसे डीएनए को हम कहते हैं सीडीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम कहते हैं उसको, है ना, और प्रोसेस को, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम ट्रांसक्राइब करता है स्ट्रक्चरल जीन को। ये पूरे डायरेक्ट सेंटेंस आ जाएंगे, देखना। यदि एमआरएनए नहीं, यदि एमआरएनए कोडॉन है 5 प्राइम तो उससे, ठीक है, ये दो दो बार रिपीट हो गए, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट है अपने पास एमाइनो एसिड टीआरएनए से जुड़ता है 3 प्राइम एंड पर, है ना, याद रखेंगे। एमआरएनए एमाइनो एसिड टीआरएनए से जुड़ता है कौन से एंड पे? 3 प्राइम एंड से। ट्रांसलेशन इनिशिएशन होने के लिए सबसे पहले एमआरएनए बाइंड करता है कौन? स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट से। इकोलाई में लैक ऑपरेंड ऑन होता है जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है और रिप्रेसर बाइंड करता है तब ऑन माना जाता है, ठीक है। एमआरएनए प्रोटीन का ट्रांसलेशन शुरू होता है जैसे ही राइबोसोम का स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए से जुड़ता है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म आधार बनाता है जेनेटिक मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट है यदि एमआरएनए के पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग बाइंडिंग अप्रोच से की जाए और बाद में जीन फंक्शन असाइन किए जाएं तो इस विधि को हम कहेंगे सीक्वेंस एनोटेशन। यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम है टीआरएनए बनाना, 5s आरएनए और एसएनआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करना, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 5s बनता है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए के जिन स्पेसिफिक रीजन के डिफरेंस पहचाने जाते हैं वे कहलाते हैं रिपीटेटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए, है ना, जिनको वीएनटीआर बोल रहे थे, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, है ना। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन तीनों को कैटलाइज करने वाला एकमात्र एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, याद रखेंगे। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन तीनों को कैटलाइज करने वाला एक ही एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं होता है siRNA, है ना। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए हेलिक्स को खोलने में सहायक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज हेलिकेज उस केस में होता है ना। ट्रांसलेशन का फर्स्ट स्टेप होता है एमाइनो एसाइलेशन या चार्जिंग ऑफ टीएनए, टीआरएनए, टीएनए नहीं। जेनेटिक मटेरियल ये अपन ने पढ़ लिया था।
डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में नाइट्रोजन बेस किससे जुड़ा होता है? पेंटोज शुगर के 1 कार्बन से, कार्बन नंबर 1 से। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों का आधार है डीएनए सीक्वेंस पॉलीमर प्रिंट। ठीक है, डीएनए और आरएनए में पाए जाने वाले, ये भी इजी है ना। और जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड की विशेषता है कि जिसके कारण बैक्टीरिया मानव इंसुलिन बना सकता है। जेनेटिक कोड नियरली यूनिवर्सल होता है ना। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। हो गया, ये तो एक्स्ट्रा कुछ पोर्शन ऐसे ही रखा था मैंने।